हेलो। इस वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़ेंगे। ये जो प्लेलिस्ट होगी इसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़ेंगे और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो सबसे पहला टॉपिक होता है डिस्प्लेसमेंट करंट। हम इस वीडियो में डिस्प्लेसमेंट करंट सीखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है। उससे पहले हम आपको क्लियर कर दें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक बहुत बड़ा डोमेन है, बहुत बड़ी पढ़ाई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का। EM वेव चैप्टर का नाम है और ये बहुत बड़ी पढ़ाई है। लेकिन क्लास 12th JEE नीट की अगर हम बात करें या बोर्ड्स की भी बात करें तो उस बड़े से डोमेन में से एक छोटा सा पोर्शन पढ़ना है। यह बहुत बड़ा सागर है, बहुत बड़ा सागर है, उसमें से एक छोटा सा पोर्शन हम लोगों को पढ़ना है। बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, पर जो पढ़ाई है बड़ी सॉलिड पढ़ाई है और आपको समझ में आएगी। फिलहाल इस वाले वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे बन रही है, क्या हो रही है, उसके बारे में चर्चा नहीं कर रहे। इसमें सबसे पहले हम आपको डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ाएंगे कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है। जैसे चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा आप चीज़ों को कनेक्ट करते जाएंगे और शायद अगले वीडियो में हम लोग EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में जब पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें सब कुछ क्लियर होने लगेंगी। लेकिन डिस्प्लेसमेंट करंट जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक बात है ना सर। तो हम शुरू करते हैं EM वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अभी देखो यार, इस वाले वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है इस पर बिल्कुल भी चर्चा नहीं करेंगे। ऊपर वाला पोर्शन दिख नहीं रहा क्या? थोड़ा सा नीचे लिख दें, थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। आप समझिए इस बात को कि इस वाले वीडियो में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होता है हम उस पर चर्चा ही नहीं कर रहे सर, उस पर चर्चा नहीं कर रहे। हम आपको डिस्प्लेसमेंट करंट का एक इलिबरेटेड कॉन्सेप्ट है वो समझाना चाहते हैं। क्योंकि जब आपने पहले कैपेसिटर पढ़ रखा है, चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर आपने पढ़ रखा है, RC सर्किट, वो RC सर्किट को यूज़ करके हम आपको एक डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ाना चाहते हैं। वो डिस्प्लेसमेंट करंट जब आपको समझ में आ जाएगी तो आपको मैक्सवेल इक्वेशन पढ़ाया जाएगा। 4 मैक्सवेल के इक्वेशन होते हैं, वो चारों मैक्सवेल के इक्वेशन आपने पहले पढ़ रखे हैं, फर्स्ट बुक में आपने पढ़ रखा है, फिजिक्स की फर्स्ट बुक में आपने पढ़ रखा है। वही चारों इक्वेशंस जो होते हैं वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का बेसिस होता है, ठीक बात है ना। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले यार एक बात समझ लेते हैं, वेव आपने क्लास 11 में भी पढ़ा था ना। वेव क्या होता है समझोगे? वेव क्या है? किसी भी मीडियम में जो डिस्टर्बेंस होता है और एक ऐसा डिस्टर्बेंस जो एनर्जी को क्या करता है, प्रोपोगेट करता है और कैरी करता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? वेव बोलते हैं। किसी भी मीडियम में वो डिस्टर्बेंस जो क्या करे, जो एनर्जी को प्रोपोगेट करे, जो मीडियम में प्रोपोगेट हो और एनर्जी को भी क्या करे, साथ में कैरी करे, वही क्या कहलाता है? वेव कहलाता है। फॉर एग्जांपल हम बोल रहे हैं, अगर हम बोल रहे हैं तो यहाँ के जो हवा के पार्टिकल्स होंगे क्या वो वाइब्रेट हो रहे हैं? क्या वो वाइब्रेट हो रहे हैं? तो वो क्या कर रहे हैं, वो अपने प्लेस पे वाइब्रेट हो रहे हैं, फिर उसके बगल वाले पार्टिकल को वाइब्रेट कर रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है कि वो मीडियम में डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है और उस डिस्टर्बेंस की वजह से एनर्जी क्या हो रही है, यहाँ से आगे तक ट्रांसमिट हो रही है। अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो सिंपल समझते हैं, वेव क्या होता है? किसी भी मीडियम में डिस्टर्बेंस होता है, जो डिस्टर्बेंस क्या करता है, प्रोपोगेट करता है और एनर्जी को कैरी करता है। समझ रहे हो ना? मतलब डिस्टर्बेंस जो होगा, जो पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा होगा, ये पार्टिकल एनर्जी को कैरी भी कर रहा है और फिर ये एनर्जी को प्रोपोगेट भी कर रहा है। एक पार्टिकल से दूसरा पार्टिकल वाइब्रेट हुआ, दूसरे से तीसरा पार्टिकल वाइब्रेट हुआ। एकदम सिंपल सी बात है कि वेव क्या होगा? किसी भी मीडियम में वो डिस्टर्बेंस होता है जो एनर्जी को कैरी भी करता है और एनर्जी को प्रोपोगेट भी करता है। ये बेसिक चीज़ आप जानते होंगे। हम आगे बढ़ते हैं। आपने याद करिए, आपने पढ़ा है एम्पियर सर्किटल लॉ, आपको पढ़ाया गया, आपने एम्पियर सर्किटल लॉ पढ़ा है। और अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ आप क्या जानते हैं? आप जानते हैं अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स सर्किटल लॉ, एम्पियर का सर्किटल लॉ क्या कहता है? अगर आपको याद हो तो जो एम्पियर का सर्किटल लॉ होता है कहता है इंटीग्रल B.dl बराबर म्यू नॉट इंटू आई इन। याद हो अगर आपको तो इंटीग्रल B.dl बराबर म्यू नॉट इंटू आई इन। ये जो होता है ये क्या होता है? एम्पियर सर्किटल लॉ होता है, ठीक है सर। इसमें म्यू नॉट क्या होता है यार? म्यू नॉट पता होगा, एक कांस्टेंट होता है, इसको परमिएबिलिटी बोलते हैं। म्यू नॉट को परमिएबिलिटी बोलते हैं। सब सही चल रहा था, ये हम लोग ने मैग्नेटिज्म वाले चैप्टर में इस चीज़ को पढ़ा, इस चीज़ को देखा। लेकिन हुआ क्या 1864 में, समझे इस कहानी को समझिएगा। 1864 ने मैक्सवेल ने बताया कि ये जो एम्पियर का सर्किटल लॉ है ना, ये लॉजिकली इनकंसिस्टेंट है। अगर हम लोग कैपेसिटर के चार्जिंग और कैपेसिटर के डिस्चार्जिंग की बात करें तो कैपेसिटर के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए ये जो एम्पियर का सर्किटल लॉ होता है ये लॉजिकली इनकंसिस्टेंट है। ये लॉजिकली इनकंसिस्टेंट का मतलब आने वाले 15-20 मिनट में आपको समझ में आएगा कि कैसे हम क्यों लॉजिकली इनकंसिस्टेंट क्यों कह रहे हैं। इसका मतलब वीडियो जब जैसे आप आगे देखेंगे आपको 15-20 मिनट में समझ में आएगा। मतलब कि जो हम एम्पियर का सर्किटल लॉ पढ़ रहे थे, अगर हम कैपेसिटर के चार्जिंग और कैपेसिटर के डिस्चार्जिंग की बात करें तो कैपेसिटर के चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के लिए ये लॉ पूरी तरह से वैलिड नहीं होता। वैलिड ना होने कहने का मतलब है इसमें कुछ त्रुटि है, कुछ कमी है। उस कमी को किसने दूर किया? उस कमी को मैक्सवेल ने दूर किया है। और फाइनली आपको जो वीडियो के लास्ट में पढ़ाया जाएगा उसको बोला जाता है एम्पियर मैक्सवेल लॉ।
ठीक बात है ना। तो हम जानते थे ये हमारा एम्पियर सर्किटल लॉ था जो एम्पियर ने हमको दिया था, जो मैग्नेटिक फील्ड के लिए होता है B.dl बराबर म्यू नॉट इंटू आई इन। म्यू नॉट क्या होता है? परमिएबिलिटी होता है, जो कांस्टेंट होता है परमिएबिलिटी होता है। 1864 ने मैक्सवेल ने बताया कि ये वाला जो इक्वेशन है ना, समझना इस बात को, 1864 ने मैक्सवेल ने बताया कि ये जो इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन लॉजिकली इनकंसिस्टेंट है। लॉजिकली इनकंसिस्टेंट है किस लिए? अगर हम कैपेसिटर के चार्जिंग या कैपेसिटर के डिस्चार्जिंग की बात करें, अगर हम कैपेसिटर के चार्जिंग और कैपेसिटर के डिस्चार्जिंग की बात करते हैं तो जो एम्पियर का सर्किटल लॉ है ये क्या हो जाता है? इनकंसिस्टेंट हो जाता है। कुछ इसमें त्रुटि आ जाती है, कुछ इसमें गड़बड़ी आ जाती है। हम आपको कैपेसिटर बना के सर समझाते हैं। आपने आरसी सर्किट पढ़ा होगा, उसका बेसिक आपको मालूम होगा। आप देखिए ये कैपेसिटर है, इसको हमने क्या किया, एक मान लो एक बैटरी लगा दिया, की लगा दिया। अब समझना ध्यान से, हमने एक बैटरी लगाई, 20 वोल्ट की बैटरी लगाई है, कोई मैटर नहीं करता है। अब हम क्या कर रहे हैं, कैपेसिटर हमारा लगा हुआ है, हमने क्या किया, की को क्लोज किया। जैसे ही हम की को क्लोज करेंगे, क्या की को क्लोज करते ही करंट फ्लो करना शुरू करेगा। अब समझो ध्यान से इस बात को कि जब करंट फ्लो करना शुरू करेगा तो क्या करंट के फ्लो करने के वजह से क्या इन दोनों प्लेटों पे चार्ज आने शुरू हो जाएंगे। एक प्लेट पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, एक प्लेट पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। करंट तो ऐसे ही फ्लो करेगा सर, करंट आपका ऐसे फ्लो कर रहा है। अब करंट अगर ऐसे फ्लो कर रहा है तो मान लो यहाँ से पॉजिटिव चार्ज निकला तो यहाँ पे क्या पहुँच गया, इस वाले प्लेट पे क्या पहुँच गया, पॉजिटिव चार्ज, इस वाले प्लेट पे क्या पहुँच गया, नेगेटिव चार्ज। ठीक बात है ना। हम ऐसा मान रहे हैं कि क्योंकि ऐसे चार्जेस फ्लो करें तो यहाँ से चार्ज ऐसे निकला और इस वाले प्लेट पे पहुँच गया, तो एक प्लेट पे क्या सेटअप होने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज सेटअप होने लगेगा, और एक प्लेट पे क्या सेटअप होगा, नेगेटिव चार्ज। इनिशियली चार्ज कितना था, 0 था। इनिशियली कैपेसिटर के प्लेट पे कोई चार्ज नहीं था, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतेगा, टाइम बीतने के साथ साथ विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकंड कैपेसिटर का एक प्लेट क्या चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिवली चार्ज, एक प्लेट क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। आपने आरसी सर्किट में पढ़ रखा होगा कि इस बीच में होता क्या है। असल में होता ये है कि जैसे ही की को क्लोज किया जाता है, सर्किट में करंट फ्लो करना शुरू करती है और कैपेसिटर के प्लेट पर चार्ज सेटअप होने लगता है। जैसे जैसे कैपेसिटर के प्लेट पर चार्ज सेटअप होने लगता है वैसे वैसे करंट क्या होने लगती है, घटने लगती है। और जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है तो उस केस में करंट क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। अरे जब कैपेसिटर पूरी तरह से फुल्ली चार्ज हो गया तो चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा ना। ये इस कैपेसिटर का फुल्ली चार्ज हो गया, ये वाला प्लेट भी फुल्ली चार्ज हो गया, तो ना यहाँ से चार्ज निकलेगा ना करंट फ्लो करेगी, है कि नहीं है। तो ये बात आप जानते हैं सर, ठीक बात है ना। तो कैपेसिटर में क्या होता है कि जैसे हमने स्विच की को ऑन किया, करंट फ्लो करना शुरू किया, कैपेसिटर के प्लेट पर चार्ज बिल्डअप होने लगा। जैसे जैसे चार्ज बढ़ता जाएगा, करंट घटती जाएगी, और जैसे ही कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा, करंट क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। ठीक बात है ना। तो ये तो सिंपल सी बात होगी जो पहले से हम जानते थे। ये हमारा हमने एक ऐसे कैपेसिटर के एक सर्किट लिया, इसमें हम सर 2 पॉइंट लेते हैं। मान लो बालक हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया ए, यहाँ पे एक पॉइंट लिया बी। वो तो हमने आपको थोड़ा सा आरसी सर्किट को रिवाइज करा दिया। यहाँ पे हमने 2 पॉइंट लिया, हम यहाँ पे एक पॉइंट ए ले रहे हैं और यहाँ पे हमने एक पॉइंट क्या लिया, हम यहाँ पे एक पॉइंट बी लिया। अब हम ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे एम्पियर सर्किटल लॉ को अप्लाई करेंगे और अप्लाई करके देखेंगे क्या होता है। हम अप्लाई कर रहे हैं एट ए। सबसे पहले हमने एम्पियर सर्किटल लॉ कहाँ पे लगाया, ए पे लगाया। तो ए पे क्या लगाएंगे, इंटीग्रल B.dl बराबर म्यू नॉट इंटू आई। अरे है कि नहीं भाई। देखो सबसे पहले हमने ए पे कितना लगाया, लॉ लगाया B.dl बराबर म्यू नॉट इंटू आई। एकदम सही बात है सर। ए पे कितना होगा, B.dl बराबर म्यू नॉट इंटू आई के बराबर होगा। अब हम बी पे लगा रहे हैं एट बी। तो बी पे क्या आएगा, इंटीग्रल B.dl बराबर म्यू नॉट इंटू 0। करंट कितना है, 0। बी पॉइंट पे बताओ करंट कितना है। अरे इस बी पॉइंट तो कैपेसिटर के प्लेट के अंदर है, बी पॉइंट तो कैपेसिटर के प्लेट के अंदर है, यहाँ पे तो कोई करंट होगी नहीं। और यहाँ पे अगर करंट नहीं होगी तो मतलब ये आई का टर्म कितना हो गया, ये जो आई का टर्म कितना हो गया, ये आई का टर्म 0 हो गया। मतलब ये कितना आ गया, 0। मतलब क्या समझ रहे हैं, मतलब ये समझ रहे हैं कि प्रैक्टिकली समझिएगा कि जब हमने कैलकुलेट किया तो हमें मालूम पड़ा कि ए पर कितने मैग्नेटिक फील्ड है, म्यू नॉट आई के बराबर आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, और बी पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो गया, 0। तो ये तो हमने एम्पियर सर्किटल लॉ लगाया और लगा के ए पर और बी पर मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट किया। तो ए पे हमें मिला, बी पे हमें नहीं मिला। अब समझो प्रैक्टिकली मैक्सवेल ने क्या किया, मैक्सवेल गए और मैक्सवेल ने क्या किया, एक कंपास लिया। कंपास जानते हैं ना, एक ऐसा डिवाइस होता है जो मैग्नेटिक फील्ड को डिटेक्ट करके डायरेक्शन बता देता है हम लोगों को। तो अरे होता है ना यार, कंपास की नीडल मैग्नेटिक होती है तो वो क्या करती है, वो डायरेक्शन बताती है। असल में डायरेक्शन बताती है किसके बेसिस पे, जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड होती है उसके बेसिस पे वो क्या बताती है, हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को बताती है। मैक्सवेल ने क्या किया, मैक्सवेल ने यहाँ पे भी ए पॉइंट पे भी कंपास नीडल रखा
और मैक्सवेल ने कहाँ रखा, बी पॉइंट पर भी कंपास निडल रखा। जब मैक्सवेल ने ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पर कंपास निडल रखा तो मैक्सवेल एकदम सरप्राइज हो गए। सरप्राइज इसलिए हो गए कि ए पॉइंट पे जिस डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन मिल रहा था, बी पॉइंट पर भी उसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन मिल रहा था। लेकिन ये होना नहीं चाहिए था सर, समझिएगा, क्योंकि एम्पियर का लॉ बता रहा है कि ए पॉइंट पर तो मैग्नेटिक फील्ड है लेकिन बी पॉइंट पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। तुम समझो इस बात को कि सर ए पॉइंट पर तो मैग्नेटिक फील्ड है पर बी पॉइंट पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। अगर बी पॉइंट पर कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है तो जिस डायरेक्शन में ए पे डिफ्लेक्ट कर रहा है कंपास निडल उसी डायरेक्शन में बी पे भी कर रहा है। ये तो गड़बड़ बात है कि जब बी पॉइंट पर कोई मैग्नेटिक फील्ड है ही नहीं है तो फिर ए का और बी का डायरेक्शन सेम कैसे हो गया। समझिए इस बात को कि मैक्सवेल ने प्रैक्टिकली क्या किया, कंपास निडल को रखा, एक बार पॉइंट ए पे रखा, एक बार कहाँ रखा, पॉइंट बी पे रखा। बोथ शो डिफ्लेक्शन इन द सेम डायरेक्शन, दोनों ने डिफ्लेक्शन सेम डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो किया। सेम डायरेक्शन पर डिफ्लेक्शन शो करने का मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट ए पे है वही मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट बी पे होनी चाहिए, लेकिन ऐसा था नहीं। क्योंकि अगर हम एम्पियर का लॉ लगाएं तो एम्पियर के लॉ के हिसाब से ए पर तो ये हमको इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी और बी पे कितना मिलेगा, 0। अब यहाँ से मैक्सवेल ने क्या कंक्लूड किया, यहाँ से मैक्सवेल ने कंक्लूड किया कि जो एम्पियर का सर्किटल लॉ है ये लॉजिकली इनकंसिस्टेंट है। ठीक बात है ना। अगर हम लॉजिकली सोचें, थ्योरेटिकली तो ठीक हो सकता है, लेकिन अगर हम लॉजिकली सोचें तो लॉजिकली ये इनकंसिस्टेंट है। आपको पहले ये समझ में आना चाहिए कि लॉजिकली इनकंसिस्टेंट क्यों हुआ। ठीक बात है ना। फिर उसको जो डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट, इसी चीज़ को ठीक, एम्पियर के लॉ को ठीक करने का कॉन्सेप्ट जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट होता है। लेकिन पहले जब ये समझ में आ जाए कि लॉजिकली इनकंसिस्टेंट क्या होता है तभी आप आगे पढ़ सकते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कि तुम देखोगे, सब पूरी बात अगर समराइज करें कि हमने एक कैपेसिटर लिया, उसको हमने बैटरी से जोड़ दिया, एक की लगाया, जैसे ही हम की को क्लोज कर रहे हैं तो की को क्लोज हमने कर दिया। हम 2 पॉइंट लिए, पॉइंट ए, पॉइंट बी। ए पे और बी पे हमने एम्पियर सर्किटल लॉ लगाया और जब हम एम्पियर सर्किटल लॉ लगा रहे हैं तो ए पे कितना आया, बी इंटीग्रल बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई आया और बी पे कितना आ गया, ये 0। मतलब ए पर तो मैग्नेटिक फील्ड है और बी पर नहीं है। होना भी चाहिए यार। मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से बनती है, करंट की वजह से। तो यार इस वाले पार्ट में अगर करंट फ्लो करेगा तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी, क्योंकि ये तो गैप है, यहाँ पे कोई करंट नहीं फ्लो करेगी, करंट ही नहीं होगी तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। तो यहाँ पे इससे मिला, ए पे मैग्नेटिक फील्ड मिला, बी पर नहीं मिला। लेकिन मैक्सवेल ने क्या किया, मैक्सवेल ने ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे कंपास को ले जाके रखा। जब मैक्सवेल ए पॉइंट पे और बी पॉइंट पे कंपास को ले जाके रखते हैं तो इनको ये मालूम पड़ा कि कंपास निडल का तो डिफ्लेक्शन सेम है, और अगर कंपास निडल का डिफ्लेक्शन सेम है मतलब कि जो मैग्नेटिक फील्ड पॉइंट ए पे है वही मैग्नेटिक फील्ड किस पे, पॉइंट बी पे है। तो जो थ्योरेटिकली बात निकल के आ रही है वो प्रैक्टिकल बात से मैच ही नहीं कर रही है। समझिए कि थ्योरी तो कह रहा है कि भैया ए पर मैग्नेटिक फील्ड होगी, बी पर नहीं होगी, लेकिन प्रैक्टिकली तो मालूम पड़ा है कि दोनों जगह है, ए पर भी है, बी पर भी है। तो वहाँ से मैक्सवेल इस कंक्लूजन पे पहुंचे कि जो एम्पियर का लॉ है ये लॉजिकली इनकंसिस्टेंट है सर, उसमें कुछ त्रुटि है, कुछ कमी है। अब उस कुछ कमी को पूरा करने के लिए मैक्सवेल ने अपना बढ़िया का एक्सप्लेनेशन दिया, उसको समझो। यहाँ तक आपको समझ में आ चुका होगा। कुछ अगर नोट करना चाहें तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लें, हम इसको मिटाएंगे फिर आगे बढ़ेंगे। यहाँ लिख देते हैं, हेंस मैक्सवेल कंक्लूडेड दैट, हेंस Maxwell concluded that Ampere circuital law, ACL मतलब Ampere circuital law is logically inconsistent। देख रहे हो, ये सब घटना 1864 की थी। ठीक बात है। तो अब मैक्सवेल का एक्सप्लेनेशन सुनिए। मैक्सवेल क्या बोले कि भैया ऐसा क्यों हुआ। लोग पूछे कि अब ठीक है आपने इतना बता दिया तो अब ये भी बताइए कि ऐसा क्यों हुआ। लॉजिक बताइए भाई, आप लॉजिक बताइए कि ऐसा क्यों हुआ। आप कह रहे हैं कि इनकंसिस्टेंट है, ठीक है मान लिया इनकंसिस्टेंट है, पर हुआ क्यों वो तो बताइए। तो देखो, चलिए तो एक कैपेसिटर लेते हैं, वही कैपेसिटर अपना है, 20 वोल्ट की बैटरी है, की भी लगा लेंगे। ये देखो ऐसे एक की लगा लिया। अब देखो क्या हुआ कि जैसे ही हमने की को क्लोज किया, समझिएगा ध्यान से इस बात को, जैसे ही हमने की को क्लोज किया, क्या की को क्लोज करते ही करंट फ्लो करेगा। यस सर। करंट कैसे फ्लो कर रहा है, करंट कुछ इस तरह से फ्लो कर रहा है। तो मतलब यहाँ से चार्ज निकलेगा और यहाँ पे चार्ज जाएगा। यहाँ से चार्ज निकला तो यहाँ पे क्या सेटअप हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे चूंकि चार्ज पहुँचा तो क्या सेटअप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये आप समझ रहे होंगे इस बात को। तो क्या हुआ कि कैपेसिटर हुआ क्या कि भैया शुरू में जैसे ही हमने स्विच की को ऑन किया, मतलब की को क्लोज किया, की को क्लोज करते हुए यहाँ से चार्ज निकलना शुरू किया, यहाँ पे पहुँचना शुरू किया, करंट फ्लो करना शुरू हो गया। अब इस चार्ज के फ्लो करने के, मान लो यहाँ से DQ चार्ज फ्लो किया,
अब इस चार्ज के फ्लो करने की वजह से क्या होगा, ये नेगेटिव प्लेट बन गया, ये क्या बन गया, पॉजिटिव प्लेट बन गया। अब अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या सेटअप हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या सेटअप हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगी। और आपको याद हो कैपेसिटर वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया गया था, कैपेसिटर के प्लेट के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है सिग्मा अपॉन ई नॉट के बराबर होती है। सिग्मा क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया होता है, यानी कि क्यू अपॉन ए ई नॉट। याद होगा आपको ये बात, क्यू अपॉन ए ई नॉट। ये ऊपर का दिख रहा है कि नहीं, अच्छा चलो उतना दिख रहा है, ठीक बात है। तो अंदर इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई। अब देखो होगा क्या कि जैसे ही करंट फ्लो करना शुरू करेगी एक प्लेट पर पॉजिटिव, ध्यान समझिएगा आप, मैक्सवेल ने बोल दिया कि एम्पियर का नियम लॉजिकली इनकंसिस्टेंट है। अगर लॉजिकली इनकंसिस्टेंट है तो भाई तुम सही करो ना, अगर तुम गलती निकाल रहे हो तुम सही करो, ठीक है। तो मैक्सवेल बोले कि देखो भाई होगा क्या कि जैसे ही करंट फ्लो करना शुरू करेगा एक प्लेट तो पॉजिटिव चार्ज बन जाएगा, एक प्लेट तो नेगेटिव चार्ज बन जाएगा। तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या क्रिएट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। समझिएगा सर, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ क्या क्रिएट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। और अपना 2 पॉइंट याद रखना, पॉइंट ए यहाँ पे है और पॉइंट बी इसके बीच में। तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाएगा। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम कंपास नेट को ले जाके रखेंगे तो कंपास में क्या आएगा, डिफ्लेक्शन आएगा। समझिए क्या बताया उन्होंने, बताया कि जो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम कंपास को ले जाके रख रहे हैं तो कंपास को रखने पर उसमें डिफ्लेक्शन आ रहा है। लेकिन उस समय के हिसाब से ये बात भी लोग मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि लोगों के मन में बहुत डाउट था उस समय। डाउट ये था कि भाई ये तो 1864 की बात है, करीब 1864 की बात है या 1870 की लगभग बात है, उस पीरियड की बात है। तो उस समय लोग इस बात को मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। उस समय लोग ये मानने को तैयार नहीं थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बनता है। तो सबसे पहले मैक्सवेल क्या बोले, मैक्सवेल बोले कि चूंकि यहाँ पे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो गया है और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब हम कंपास को ले जाके रख रहे हैं तो वो कंपास में डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो भाई इनडायरेक्ट वे में वो क्या बताना चाह रहे थे, इनडायरेक्ट वे में बताना चाह रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बन रही है और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कंपास में डिफ्लेक्शन हो रहा है। इसीलिए ए पर और बी पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, सेम है। लेकिन उस समय इस एक्सप्लेनेशन को सही नहीं माना गया, बहुत डाउटफुल थे लोग इसको लेके, क्योंकि उस समय तक कोई ऐसा एविडेंस नहीं था, उस समय तक ऐसा कोई सबूत, कोई एविडेंस नहीं था कि इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बन जाए। ठीक है, तो इस एक्सप्लेनेशन से लोग बहुत डाउटफुल थे, डाउट था कि सही है कि नहीं सही, क्योंकि उस समय तक कोई ऐसा एक्सप्लेनेशन नहीं था, कोई ऐसा थ्योरी नहीं था जो ये बात को बताए कि इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। उसके बाद फिर मैक्सवेल को लगा कि अब हम क्या करें, तो मैक्सवेल ने इससे बढ़िया एक एक्सप्लेनेशन दिया। पहले क्या बोला, पहला समझना पहला एक्सप्लेनेशन क्यों क्या बताया और वो गड़बड़ क्यों हुआ। पहला एक्सप्लेनेशन बोले कि एक तरफ पॉजिटिव बनेगा, एक तरफ नेगेटिव बनेगा, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड में जब कंपास को रखेंगे तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से उसमें डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो जो डिफ्लेक्शन ए पे है वही किस पे आ गया, बी पे। लोग नहीं माने, क्योंकि तब तक लोग इस बात का कोई प्रूफ नहीं था, इस बात का कोई एविडेंस नहीं था कि इलेक्ट्रिक फील्ड से मैग्नेटिक फील्ड बनती है। लोग डाउटफुल थे इस बात को लेकर। फिर उसके बाद मैक्सवेल ने क्या किया, मैक्सवेल ने एक डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट दिया। इसके बाद ये जो समस्या हुई, इसके बाद मैक्सवेल बोले क्या है, एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट डिस्प्लेसमेंट करंट का, डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट लेके आए। मैक्सवेल क्या बताते हैं यार, सुना ध्यान से। मैक्सवेल क्या बताए, मैक्सवेल बोले, जैसा आप भी जानते होंगे कि करंट कैरिंग वायर क्या प्रोड्यूस करता है, मैग्नेटिक फील्ड। ठीक बात है। मैक्सवेल बोले कि ये तो बिल्कुल सत्य बात है कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, लेकिन सिर्फ करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये सही नहीं है भाई। सिर्फ करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, ये सही नहीं है। उन्होंने बताया कि देखिए, जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से एक तरह की करंट डेवलप होगी, एक तरह की करंट प्रोड्यूस होगी। उस करंट को कहा गया डिस्प्लेसमेंट करंट, और उस डिस्प्लेसमेंट करंट के वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड आएगा, जिस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से बी पॉइंट पर जब हमने कंपास नीडल को रखा है तो वहां पे डिफ्लेक्शन हुआ है। कुछ समझ में नहीं आया होगा। अब सुनो ध्यान से, इस बात को ध्यान सुनिए, थोड़ा सा सोचिएगा, सुन के सोचिएगा। मैक्सवेल बोले कि ये तो बिल्कुल सत्य बात है कि जब कभी भी जो करंट कैरिंग वायर होता है, वो करंट कैरिंग वायर जो है, जो करंट होगा वो क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। ये तो हम कब से पढ़ते आ रहे हैं कि करंट कैरिंग वायर क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मैक्सवेल बोले कि सिर्फ करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करेगा, जब कभी भी वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, जहां कहीं भी वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। अरे वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हो गया, वेरिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स यार। जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा या जब कभी भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स बदलेगा तो इस इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बदलने की वजह से वहां पर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कैसे हो रहा है, तो उन्होंने बताया
कि जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगी यानी कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स बदलेगा तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बदलने के वजह से वहाँ पे एक करंट इंड्यूस हो जाएगा। उस करंट को हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। उस करंट को क्या कहेंगे हम लोग? उस करंट को कहेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। और वो जो डिस्प्लेसमेंट करंट वहाँ पर प्रोड्यूस हुआ है उस करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा। ये तो हम पहले से जानते थे कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है, जहाँ करंट होगा वहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो जानते ही थे। तो मैक्सवेल बोले कि देखो यार ऐसा है ना कि जब कभी जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज करेगा, जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज करेगा उस जगह पर एक करंट इंड्यूस होगा, जिस करंट को क्या बोलेंगे? डिस्प्लेसमेंट करंट बोलेंगे। और उस डिस्प्लेसमेंट करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा। तो यहाँ पे भी यही हुआ यार। और तुम खुद सोचो कि क्या कहानी हो रही होगी। कहानी ये हो रही है सर कि शुरू में कितना चार्ज रहा होगा कैपेसिटर की प्लेट पे? 0। शुरू में कैपेसिटर के प्लेट पे कितना चार्ज होगा? 0। क्या धीरे धीरे चार्ज बिल्डअप होना शुरू हुआ होगा? अरे भाई पहले चार्ज थोड़ा आया होगा और आया होगा, है कि नहीं है? शुरू में 0 था और आया और आया और आया। जैसे जैसे चार्ज बिल्डअप होने लगा क्या अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होने लगी होगी? मतलब अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या कर रही है? बदल रही है कि नहीं है? शुरू में चार्ज 0 था, धीरे धीरे चार्जेस बढ़ने लगे, चार्ज बढ़े, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा मतलब कि फ्लक्स बढ़ा, फ्लक्स बढ़ा मतलब फ्लक्स बदला। अरे बढ़ना, इलेक्ट्रिक फील्ड लगातार बढ़ रहा है तो फ्लक्स बढ़ रहा है मतलब क्या? चेंज हो रहा है। अब चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स के वजह से यहाँ पर एक डिस्प्लेसमेंट करंट आ गई। और चूंकि करंट है तो करंट के वजह से क्या आ गया? मैग्नेटिक फील्ड आ गया। और उस मैग्नेटिक फील्ड में जब हमने कंपास को रखा तो कंपास में जो डिफ्लेक्शन हुआ वो सेम ए पे हुआ, सेम ए के डायरेक्शन में हुआ। कुछ ही देर बाद हम आपको बताएंगे कि जो करंट ए पे होती है उतनी ही डिस्प्लेसमेंट करंट बी पे होती है। मैं भी प्रूफ करके दिखाऊंगा व्हाइट बोर्ड पे आपको कि जितनी करंट ए पे होगी dq/dt उतनी ही डिस्प्लेसमेंट करंट बी पे होती है dq/dt। आप समझिए इस बात को कि मैक्सवेल ने एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दिया कि भैया देखो जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होने की वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी क्या करेगा? चेंज होगा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज होने, अभी तक तो सिर्फ हम इतना जानते थे कि करंट कैरिंग वायर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। मैक्सवेल एक नई बात सिखा गए कि इलेक्ट्रिक फील्ड के बदलने से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बदला, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बदलने से एक करंट आएगी, उस करंट को कहा जाएगा डिस्प्लेसमेंट करंट। उसको कहेंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट। ID से दिखाते हैं यार, I नीचे में D, सबस्क्रिप्ट में D। और ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट है, ये डिस्प्लेसमेंट करंट क्या प्रोड्यूस करेगा? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जिस मैग्नेटिक फील्ड के वजह से डिफ्लेक्शन होगा। क्या कहते हो यार? बात समझ में आई कि नहीं? बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। तो डिस्प्लेसमेंट करंट आपको समझ में आ गया होगा कि सर डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है? जब कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड बदलता है तो उसके वजह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स बदलता है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बदलने के वजह से अंदर एक करंट इंड्यूस मतलब एक करंट बनती है, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। और जो डिस्प्लेसमेंट करंट है यही मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करती है और उसी की वजह से डिफ्लेक्शन होता है। क्या ये इतनी बात आपको समझ में आई? अब समझोगे यार ये जो डिस्प्लेसमेंट करंट था ID, इसको कैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया? उन्होंने बताया देखो जो डिस्प्लेसमेंट करंट ID होगा ये E0 इंटू ये एप्सिलॉन नॉट है, असल में E0 पढ़ दिए, एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट इंटू d∅e/dt के बराबर होता है। ये EMF वाला E0 थोड़ी लिखा हुआ है यार, ये तुम्हारा परमिटिविटी वाला लिखा हुआ है। ये परमिटिविटी जो आप पढ़ते थे K/Q1 Q2/R² फॉर्मूले में जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाले में होता था ना, E0 ये वो है, परमिटिविटी है, परमिटिविटी। ठीक बात है ना? तो डिस्प्लेसमेंट करंट होगी, उस डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला क्या बन गया? परमिटिविटी इंटू d∅e/dt। समझिएगा, तो ID बराबर क्या बन गया? E0 इंटू d∅e/dt। तो अब तुम एक बात को समझो कि हमारी पढ़ाई शुरू हुई थी कि एम्पियर का सर्किटल लॉ क्या है? इनकंसिस्टेंट है। एम्पियर का सर्किटल लॉ क्या है? इनकंसिस्टेंट है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ? यहाँ पे मैक्सवेल ने, अब एम्पियर के सर्किटल लॉ में खामी थी, याद हो खामी क्या थी? खामी ये थी कि सर ए पर तो मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा था पर बी पे कितना हो गया था? 0 हो गया था। ए पर मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा था पर बी पे कितना हो गया? 0 हो गया। पर कंपास लगाए तो ए पर भी डिफ्लेक्शन मिला और बी पर भी डिफ्लेक्शन मिला। तो वहीं पे मैक्सवेल ने बोला था कि लॉजिकली इनकंसिस्टेंट है। अब मैक्सवेल ने इस बात का प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे दिया कि ए पर और बी पर जो मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है दोनों एक सेम मिल रहा है। वो क्यों सेम मिल रहा है? वो सेम इसलिए मिल रहा है क्योंकि बी वाले जगह पे क्या क्रिएट हो चुका है? एक डिस्प्लेसमेंट करंट क्रिएट हो चुका है, जिस डिस्प्लेसमेंट करंट के वजह से वहां पे डिफ्लेक्शन मिल रहा है। डिस्प्लेसमेंट करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, डिस्प्लेसमेंट करंट होगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा, और जब मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा तो वहां पे क्या आएगा? डिफ्लेक्शन आएगा। तो ये बात हम लोगों को ले जाओ, ये बात हम लोगों को समझ में आ गई यहाँ से। लेकिन अब तुम समझो कि लॉजिकली इनकंसिस्टेंट का मतलब क्या हुआ? लॉजिकली इनकंसिस्टेंट का मतलब कुछ त्रुटि है, कुछ कमी है। तो अब मैक्सवेल ने क्या किया? जो एम्पियर का लॉ था ना, इस एम्पियर के लॉ को थोड़ा करेक्ट किया। क्योंकि एम्पियर का लॉ यार ए पे बता रहा था कि मैग्नेटिक फील्ड है, बी पे बता रहा था कि नहीं है। कैसे भाई?
कैसे, तो गड़बड़ बात है क्योंकि कंपास लगाने पे तो डिफ्लेक्शन हो रहा था। तो अब क्या हुआ कि मैक्सवेल मॉडिफाइड एम्पियर सर्किटल लॉ, देखिए समझिए इस बात को। मैक्सवेल, ऊपर नहीं दिख रहा होगा यार, मैं बार बार ऊपर लिख दे रहा हूँ, सेटअप सही नहीं हो पाया है, गड़बड़ हो जा रहा है, मिटाना पड़ रहा है। थोड़ा सा नीचे करते हैं। मैक्सवेल, अच्छा नीचे पूरा आ रहा है ना, एक बार चेक कर लें दीजिए। हाँ सर नीचे तो पूरा आ रहा है, परमिटिविटी नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं। मैक्सवेल ये ई नॉट परमिटिविटी है, लिख लेंगे इसको, ई नॉट परमिटिविटी है ये। मैक्सवेल मॉडिफाइड एम्पियर्स लॉ, मैक्सवेल ने एम्पियर्स लॉ को मॉडिफाई किया। मैक्सवेल बोले कि देखिए आप बोलते हैं इंटीग्रल बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू आई, सिर्फ आई नहीं, करंट तो सर्किट में है ही है, समझना कि जब हमने की को ऑन किया तो अंदर तो करंट है ही है, यहाँ की करंट तो आपने कंसीडर करी, लेकिन अंदर जो डिस्प्लेसमेंट करंट है आप उसको क्यों भूल जा रहे हैं। तो उन्होंने करेक्ट क्या किया, एम्पियर्स के लॉ में प्लस क्या कर दिया, आईडी कर दिया, और ये क्या बन गया, इसको कहा ये जो अगला लॉ बना इसको बोला गया एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। तुमको ये बात अच्छे से समझ में आनी चाहिए कि प्लस आईडी क्यों किए। वो इसलिए किए क्योंकि मैक्सवेल ने जब चेक किया, जब एग्जामिन करना शुरू किया एम्पियर के लॉ को, तो उन्होंने पाया कि तो लॉजिकली इनकंसिस्टेंट है। ए पे मैग्नेटिक फील्ड बता रहा है और बी पे बता रहा है कि 0 है, लेकिन कंपास लगाने पर ए पे और बी पे सेम डायरेक्शन मिल रहा है, कैसे पॉसिबल है। मतलब कुछ तो त्रुटि है, कुछ खामी है। खामी उन्होंने दूर किया डिस्प्लेसमेंट करंट का कॉन्सेप्ट देके कि भैया देखो कैपेसिटर के प्लेट पर जब चार्ज बिल्ड होना शुरू होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज करेगी तो फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज होगा तो क्या आएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट आएगा, और डिस्प्लेसमेंट करंट क्या प्रोड्यूस करेगा, मैग्नेटिक फील्ड, जिसके वजह से डिफ्लेक्शन आएगा। इसीलिए उन्होंने क्या कर दिया, करंट के साथ एक आईडी को जोड़ दिया उन्होंने। अब इससे क्या हो गया, देखो अब अगर तुम चेक करिए सर, आप अगर चेक करें आई पे, ए पे और बी पे अगर आप लगा के एक बार चेक कर लीजिए, क्या देखो एट ए, अगर हम एट ए की बात करेंगे तो एट ए पे क्या होगा, इंटीग्रल बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू आई प्लस 0। अरे भैया ए पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट करंट कितना हो जाएगा, 0। तो अभी भी यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिला, कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फील्ड आएगी। जरा बी पॉइंट पे चेक कर लो, इंटीग्रल एट बी पॉइंट पे चेक कर लो, इंटीग्रल बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू अंदर करंट कितनी होगी, अंदर करंट 0 होगी, पर कौन सी करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट है। अंदर कौन सी करंट है, डिस्प्लेसमेंट करंट है, यानी म्यू नॉट प्लस करंट तो 0 हो गया, डिस्प्लेसमेंट करंट कितना हो गया, आईडी, मतलब यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड मिला और यहाँ भी मैग्नेटिक फील्ड मिला। कुछ ही देर बाद हम आपको बताएंगे कि आई और आईडी दोनों क्या होता है, बराबर होता है। ठीक बात है ना। तो देखिए अब क्या हो गया, अब ये बिल्कुल सही आया, क्योंकि अब जो थ्योरी लगा के हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, मतलब थ्योरी लगा के जब हम पढ़ रहे हैं तब भी ए पर और बी पर मैग्नेटिक फील्ड मिल रहा है, और जब कंपास पे चेक कर रहे हैं तब भी मिल रहा है। मतलब पहले वाला इनकंसिस्टेंट था, पहले वाला नियम सिर्फ क्या था, वो तो पहले वाला जो नियम था तो सिर्फ यही था ना, इंटीग्रल बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू आई। अरे बोलो यार, पहले वाला नियम तो सिर्फ इतना ही था, बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू आई। ठीक है, बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट इंटू आई, इतना ही था। तो इसके वजह से ए पे तो मिला पर बी पे 0 हो गया। लेकिन जब हमने ये करेक्शन किया, जब मैक्सवेल ने इस करेक्शन को किया, तो इस करेक्शन को करने के बाद ए पे भी सही मिला और बी पे भी सही मिला। अब ये लॉजिकली कंसिस्टेंट हो गया, पहले इनकंसिस्टेंट था, अब क्या हो गया, कंसिस्टेंट हो गया। ठीक बात है ना। तो थोड़ा सा और इसमें पढ़ाई करते हैं, तो बता देते थे, समझाने के लिए बताए थे यार। देखिए सर, तो क्या कैसे लिखा जाए इसको और अच्छे से लिखा जाए, इंटीग्रल बी डॉट डी एल बराबर म्यू नॉट आई, और डिस्प्लेसमेंट करने का फॉर्मूला लगा देते हैं, ई नॉट डी फाई ई बाई डी टी। देखो बाबू ये पूरा हो गया, और ये जो बना इसी को क्या बोला जाता है, एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ। क्योंकि भाई एम्पियर का भी तो योगदान है ही है, एम्पियर नहीं होते तो मैक्सवेल ठीक क्या करते, क्या बताओ तुम्हें। तो इसका नया नाम पड़ गया एम्पियर्स मैक्सवेल अंकल लॉ। देखिए सर, इतनी बात होगी, ये पूरा डिस्प्लेसमेंट करंट का इलुब्रेटेड कॉन्सेप्ट आपको मिला कि क्या गड़बड़ी थी और उसको कैसे ठीक किया गया। आप होपफुली आप समझ पाए होंगे, और अगर एक बार में समझ में ना आए तो दोबारा वीडियो को देखो, स्पीड बढ़ा के देखो, लगता है तो मेरी स्पीड वैसे ही तेज है। अगर आपको लगता है कि नहीं सर कुछ गड़बड़ी है तो फिर देखें सर, इसको समझें, बहुत ग्रास रूट लेवल पे जाके आपको समझाया गया इन चीज़ों को कि खामी क्या थी। खामी ये थी कि शुरू में जो नियम था वो ए पे तो मैग्नेटिक फील्ड दे रहा था पर बी पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं दे रहा था, ए पर तो मैग्नेटिक फील्ड दे रहा था पर बी पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं दे रहा था। लेकिन जब नया नियम आया तो उसकी वजह से ए पे भी मिला और बी पे भी मिला। समझोगे, थ्योरेटिकली जब हम चेक कर रहे थे तो ए पे मैग्नेटिक फील्ड मिला, बी पर क्या था, वो 0 था।
लेकिन कंपास नीडल रखे तो ए पे भी जो डायरेक्शन ए पे मिला वही किस में मिला, बी पे मिला। कंपास नीडल जब रखे तो जो डायरेक्शन हमको ए पे मिला वही किस पे मिला, हमको बी पे मिला। दोनों का डायरेक्शन क्या था, सेम था। ठीक बात है ना सर। लेकिन थ्योरी से तो गलत हो गया ना कि थ्योरी कह रही है कि ए पे होगा बी पे नहीं होगा, और कंपास नीडल बता रहा है दोनों पे होगा। तो दोनों पे क्यों है, वो इसलिए क्योंकि अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रही है, फ्लक्स बदलेगा, वहां पे करंट आएगी, उसी को क्या बोला जाएगा, डिस्प्लेसमेंट करंट बोला जाएगा। जिस डिस्प्लेसमेंट करंट के वजह से मैग्नेटिक फील्ड आएगा, और कंपास नीडल सेम डिफ्लेक्शन शो करेगा जितना ए पे शो किया है। तो इस वजह से करेक्शन किया गया मैक्सवेल के एम्पियर के लॉ में, और करेक्शन करके उसमें आईडी जोड़ा गया। आईडी डिस्प्लेसमेंट करंट होती है, और ये क्या कहलाया, एम्पियर्स मैक्सवेल लॉ कहलाया। इसको आप वीडियो पॉज करके एक बार नोट कर लीजिए, हम आगे कुछ आपको पढ़ाते हैं इसमें। नोट कर लो भाई, इसको नोट कर लो, आगे बढ़ा जाए, मिटाते हैं इसको, हमारे जा रहे हैं, पर आप स्क्रीनशॉट ही लेना है तो चलिए सर आगे देखते हैं। चलो देखते वाला आगे देखते, थोड़ा मिटा लेने दो यार, लिमिटेड रिसोर्स में यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। आप होपफुली आपको समझ में आए तो अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत लॉजिकल सब्जेक्ट है फिजिक्स यार। देखो फिजिक्स बहुत लॉजिकल सब्जेक्ट है, लोग इसको ज़बरदस्ती इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दी, इतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बहुत लॉजिकल है। रिजिड नहीं होना है, फ्लेक्सिबल रहना है। रिजिड होकर आप पढ़ेंगे नहीं क्यों, अरे नहीं, लॉजिक है, उस लॉजिक को समझने की कोशिश करो। समझ में ना आए तो और पढ़ो और समझो, पर ऐसा नहीं है, सब कोई केमिस्ट्री थोड़ी है ये फिजिक्स है यार, खूबसूरत सब्जेक्ट है, लॉजिकल है, हर चीज़ का लॉजिक है। ठीक सर ना। अब देखो एम्पियर मैक्सवेल लॉ, ये बता, एक चीज़ समझिए, जो एम्पियर मैक्सवेल लॉ था ये कंटिन्यूटी ऑफ करंट को बताता है कैपेसिटर में। समझिए ध्यान से कि जो एम्पियर सर्किटल लॉ जो होता है ये कैपेसिटर सर्किट में कंटिन्यूटी ऑफ करंट को बताता है। इस बात समझाते हैं आपको, ऐसे टॉपिक डाल लीजिएगा। एम्पियर टॉपिक क्या है, छोटी सी बात ही है, एम्पियर्स मैक्सवेल सर्किटल लॉ shows continuity of current in capacitor। ये क्या बात है भैया, क्या मतलब है इसका, अभी समझ में आएगा इसका क्या मतलब है। कि जो एम्पियर मैक्सवेल का लॉ है ये कैपेसिटर वाली सर्किट में क्या शो करता है, कैपेसिटर वाली सर्किट में कंटिन्यूटी ऑफ करंट को शो करता है। कि जो एम्पियर मैक्सवेल लॉ शोज कंटिन्यूटी ऑफ करंट इन कैपेसिटर सर्किट, लिख ले कैपेसिटर सर्किट। ठीक बात है ना। अब तुम इसका मतलब समझो कि हम एक छोटा सा कैपेसिटर बनाते हैं आपके लिए। मान लो इसमें से आई करंट आ रही है, तो यहाँ पे क्या सेटअप हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या सेटअप हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। कैपेसिटर का जो प्लेट है इसका एरिया कितना है, ए, इसके अंदर क्या सेटअप हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको सर मालूम ही होगा जो इलेक्ट्रिक अंदर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सिग्मा अपॉन ई नॉट के बराबर होता है, और सिग्मा किसके बराबर होता है, क्यू अपॉन ए इंटू ई नॉट के बराबर होता है। हम ये कह रहे हैं कि मैंने तुमको थोड़ी देर पहले बताया था कि मैं तुमको प्रूफ करके बताऊंगा कि जो आई करंट होता है और जो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है आपस में बराबर होता है कि नहीं। मैंने आपको कुछ देर पहले बताया था कि देखो भैया ये जो ए पॉइंट पे जो करंट होगी और जो ये जो बी पॉइंट पे जो करंट होगी, दोनों क्या होगी, आपस में बराबर होगी। इसी बात को हम आपको समझाएंगे, प्रूफ करेंगे इस बात से कि जो मैक्सवेल का लॉ आया, अब समझोगे। अगर कोई ऐसे सिंपल सिर्फ एम्पियर सर्किटल लॉ से समझे, एक बार हम बताते हैं आपको, अगर कोई एम्पियर सर्किटल लॉ से समझे तो यहाँ पे कितना करंट बोलेगा कि सर यहाँ पे तो आई करंट है, यहाँ पे कितना करंट है, आई करंट है, और यहाँ पे क्या बोलेगा कि यहाँ पे क्या है, जीरो करंट है, अगर सिर्फ एम्पियर का लॉ को देखें। लेकिन यहाँ पे करंट जीरो थोड़ी है, इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी करेगा तो फ्लक्स वेरी करेगा, और फ्लक्स अगर वेरी करेगा तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट करंट आएगी जिसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो डिस्प्लेसमेंट करंट तो है, यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट करंट आ रही है वो इस ए वाली करंट के बराबर होगी। इसी वजह से हम क्या बोल रहे हैं, शोज कंटिन्यूटी ऑफ करंट इन कैपेसिटर सर्किट। तो ये जो नियम, नया वाला जो नियम आया, ये डिसकंटिन्यूटी को शो कर रहा है। यहाँ पे आई है, यहाँ पे जीरो, तो डिसकंटिन्यूस फंक्शन हो गया ये हमारा। अरे हुआ कि नहीं हुआ, देखिए। लेकिन जो मैक्सवेल का सर्किट, जो मैक्सवेल का नियम था, ये कंटिन्यूटी को शो करता है कि देखो भैया यहाँ भी जो करंट है वही करंट यहाँ पे भी है। वही बात हम आपको प्रूफ करके यहाँ पे बताएंगे। आओ यार देखा जाए। सबसे पहली बात महाराज ए पॉइंट बताओ, अगर ए की बात करें तो यहाँ पे कितना करंट होगा, आई बराबर डी क्यू बाई, मान लो यहाँ से क्यू चार्ज निकला है तो कितना होगा, आई बराबर डी क्यू बाई डी टी होगा। ये हम पूरा नहीं बनाए हैं, आप पूरी सर्किट चाहे तो बना लीजिएगा, सिर्फ पूरा बैटरी लगा के बना लेना भाई, इतना तो अंडरस्टूड है ना। पूरी सर्किट नहीं बनाया है, नीचे बैटरी भी लगी हुई है। यहाँ पे ए पॉइंट पे कितना हो गया, आई बराबर डी क्यू बाई डी टी। ठीक बात है। अगर हम सर आपसे बी पॉइंट पे बात करें तो बी पे जो करंट होगी इसी को क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट, आई डी, जो किसके बराबर होता है,
समझना, ई नॉट इंटू डी फाई ई बाई डी टी, चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। डी फाई बाई डी क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अच्छा इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होता है, पहले तुमने पढ़ा होगा, तुम्हें याद होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है क्या, ई डॉट ए के बराबर होता है क्या, समझोगे। यहाँ पे देखो क्या ए याद है सर आपको, ए इज एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो अगर इस प्लेट की हम बात करें तो इस प्लेट के लिए एरिया वेक्टर कुछ इधर हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं, बी पॉइंट है यहाँ पे, देखो एरिया वेक्टर कुछ इधर हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो इधर है, सिग्मा अपॉन ई नॉट, एरिया वेक्टर भी इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारा क्या है इधर है, इन दोनों के बीच में थीटा कितना हो गया 0 डिग्री। अरे जिधर एरिया वेक्टर उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर होगा, तो एरिया वेक्टर इधर हो गया हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर हो गया हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर हो गया, एरिया वेक्टर भी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, थीटा कितना हो गया 0 डिग्री हो गया, मतलब कितना आ जाएगा, ये ई ए आ गया, ई ए कॉस 0 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ई ए आ जाएगा, ठीक बात है ना। अब जैसे को पुट करो फॉर्मूले में, डिस्प्लेसमेंट करंट बराबर ई नॉट इंटू डी बाई डी टी इंटू ई ए। अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड किसके बराबर होता है, क्यू अपॉन ए ई नॉट, पुट करा जाए वहाँ पे, आई डी बराबर ई नॉट इंटू डी बाई डी टी, ई की कितना है क्यू अपॉन ए ई नॉट इंटू ए। देखो ये वाला ए ने ए को मार दिया, ई नॉट कॉन्स्टेंट है बाहर निकलेगा, ई नॉट से ई नॉट मर गया, आई डी भी किसके बराबर आ गया, डी क्यू बाई डी टी के बराबर आ गया। देखिए यहाँ पे करंट भी, ये स्मॉल क्यू, सॉरी हमने मानते हैं इसमें स्मॉल क्यू है, क्योंकि हमने यहाँ पे स्मॉल क्यू माना है ना, डी क्यू बाई डी टी। अरे यार यहाँ से अगर स्मॉल क्यू निकलेगा तो उसमें स्मॉल क्यू ही तो आएगा, तो स्मॉल क्यू मान लेते हैं, स्मॉल क्यू मान लो भाई। देखो 1 और 2, अगर आप 1 और 2 को कंपेयर करें तो क्या करंट भी डी क्यू बाई डी टी था, और डिस्प्लेसमेंट करंट भी कितना आ गया डी क्यू बाई डी टी, मतलब जो करंट ए पे है वही करंट कहाँ पे है, बी पे है, मतलब कैपेसिटर सर्किट में अब करंट क्या हो गया, करंट अब कंसिस्टेंट हो गया। करंट ने कैसा ट्रेंड शो किया, करंट ने कंटिन्यूअस ट्रेंड शो किया। लेकिन ये तो हम किसके वजह से ये सब हुआ, मैक्सवेल की वजह से हुआ, डिस्प्लेसमेंट करंट के कॉन्सेप्ट पे हुआ। तुम एक बार एम्पियर के कॉन्सेप्ट सोचो, सिर्फ एम्पियर लॉ के हिसाब से सोचो, अगर तुम सिर्फ एम्पियर लॉ के हिसाब से सोचोगे तो यहाँ पे तो करंट होगी, पर यहाँ पे करंट कितनी होगी, 0 होगा कि नहीं होगा। तो मतलब हम क्या कह रहे हैं कि जो एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ होता है, ये क्या करता है, कैपेसिटर सर्किट में करंट के कॉन्टिन्यूटी को दिखाता है। कॉन्टिन्यूटी मतलब आई बराबर आई डी। तो आज के लेक्चर में हमने आपको क्या क्या पढ़ाया, आज के लेक्चर में आपको डिस्प्लेसमेंट करंट पढ़ाया गया, डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में बताया गया। सबसे पहले बताया गया कि एम्पियर का लॉ लॉजिकली इनकॉन्सिस्टेंट है, एम्पियर का लॉ लॉजिकली इनकॉन्सिस्टेंट है, वो बताया गया। फिर उस नियम को ठीक किया गया, किसने ठीक किया, मैक्सवेल ने ठीक किया, मैक्सवेल एम्पियर सर्किट लॉ पढ़ाया गया। और फिर बताया गया कि जो कैपेसिटर सर्किट होता है इसमें करंट कंटिन्यूअस होता है, किसके वजह से, एम्पियर मैक्सवेल सर्किटल लॉ की वजह से। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मैक्सवेल लॉ और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे प्रोड्यूस होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, मैक्सवेल लॉ नहीं, मैक्सवेल इक्वेशन और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, कैसे प्रोड्यूस होती है उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।